नमस्कार। तो 7 साल एक लंबा वक्त और सीमा पर इतना तनाव, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन पहुंचे। ये सिर्फ एक आम यात्रा नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। 2020 की वो जो गलवान झड़पें हुई थीं, उसके बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी ये पहली सीधी मुलाकात थी। हाँ, आमने सामने की। और वो भी थियानजिन में, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान। जी। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये ठीक उस वक्त हुआ जब भारत और चीन दोनों ही अमेरिका के लगाए उस भारी टैरिफ का सामना कर रहे हैं, 50% टैरिफ। हाँ, ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी मुलाकात की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बैठक में सबसे अहम बातें क्या रहीं। हाँ। दोनों देशों के लिए इसके असल मायने क्या है और भारत चीन रिश्तों पर या कहें दुनिया पर इसका क्या असर दिखेगा। जी। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं की एक द्विपक्षीय बैठक भर नहीं थी। हाँ। ये जो दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, खासकर वो अमेरिका वाला दबाव, टैरिफ वाला, हाँ। उसके बीच एशिया की ये जो दो बड़ी ताकतें हैं, उनके रिश्तों में शायद एक रणनीतिक बदलाव का इशारा है ये। अच्छा। ऐसा लगता है मतलब कि बाहरी दबाव ने इन्हें थोड़ा पास आने पर कह सकते हैं मजबूर किया है। चलिए तो फिर उसी 1 घंटे की जो मोदी शी द्विपक्षीय बैठक हुई, पहले उस पर बात करते हैं। जी। 2014 के बाद से ये उनकी 21वीं मुलाकात थी। हाँ, काफी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इस बार एक नया जुमला सुनने में आया जिस पर दोनों नेताओं ने जोर दिया कि भारत और चीन विकास साझेदार है, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ये क्या है? मतलब सिर्फ कहने की बात है या सच में कुछ बदल रहा है? देखिए, डिप्लोमेसी में शब्दों का वजन होता है। हाँ। और ये वाकया ये दिखाता है कि दोनों देश कम से कम दुनिया को तो यही दिखाना चाहते हैं कि वो अपने रिश्तों को सिर्फ टकराव या कंपटीशन की नजर से नहीं देख रहे। अच्छा। और यहाँ वो अमेरिकी टैरिफ वाला एंगल वो बहुत अहम हो जाता है। हाँ, वो साझा चुनौती। बिल्कुल, उस साझा चुनौती ने इन दोनों एशियाई मतलब प्रतिद्वंद्वियों को एक तरह से अजीब है पर पास ला दिया है बातचीत की मेज पर। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक रीसेट लगता है, एक रणनीतिक तालमेल बिठाने की कोशिश, जहां आपसी मतभेद हैं, ठीक है, पर जो साझा चुनौतियां हैं उन पर सहयोग किया जाए, ऐसी गुंजाइश तलाशी जा रही है। अच्छा, तो भारत के लिहाज से देखें, खास तौर पर भारत को क्या मिला इस मुलाकात से? आर्थिक मोर्चे पर कुछ बड़ी रियायतें मिली, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, कुछ जरूरी चीजों पर बात बनी है। जैसे चीन ने दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट, ये तो बहुत जरूरी है आजकल हर चीज के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, डिफेंस, सब में। और चीन का दबदबा है इस पर। बिल्कुल। तो उस पर और उर्वरक पर और वो जो टनल बोरिंग मशीनें होती हैं, हाँ, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, उन पर जो निर्यात प्रतिबंध लगा रखे थे चीन ने, वो हटा दिए। जी। ये भारत के ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी राहत है। देखिए, फौरी तौर पर तो ये एक बड़ी राहत है, इसमें कोई शक नहीं। खासकर भारत की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सप्लाई चेन की बड़ी मुश्किलों से जूझ रही थी। हाँ, सुना था। टनल बोरिंग मशीनें तो बड़े प्रोजेक्ट्स की जान है, और खाद वो हमारी खेती के लिए, तो इनका मिलना वाकई अहम है। और इसके साथ एक और बड़ी बात हुई है। क्या? भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। हाँ, कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। बिल्कुल, उसको चीन की तरफ से एक तरह की मान्यता मिली है। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भाई उनके रिश्तों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। साफ इशारा अमेरिका की तरफ। जाहिर है, मतलब भारत चीन रिश्ते भारत अमेरिका या चीन अमेरिका रिश्तों से तय नहीं होंगे, ये कहा गया है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सीमा प्रबंधन पर भी कुछ प्रगति की बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों तरफ ने माना कि अक्टूबर 2024 का जो समझौता हुआ था, उसके बाद से एलएसी पर, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जी, जहां से नाए आमने सामने हैं, हाँ, वहां सफल विस्थापन, डिसएंगेजमेंट हुआ है, सेनाएं पीछे हटी हैं और शांति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीमा पर शांति द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है। देखिए, सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के फायदे में है। जाहिर है, ये किसी भी बड़ी अनहोनी को रोकता है, जिससे रिश्ते एकदम से बिगड़ सकते हैं। और इससे दोनों देश अपने संसाधन, अपना पैसा, अपनी फौज दूसरी जरूरी जगहों पर लगा सकते हैं। सही बात है। प्रधानमंत्री का ये बीमा पॉलिसी वाला बयान इसी अहमियत को दिखाता है।
ये सिर्फ जमीन पर हालात सुधारने की बात नहीं है, ये एक भरोसे का माहौल बनाने की कोशिश भी है। और इसके साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हाँ, 2020 से जो सीधी उड़ानें बंद थीं भारत चीन के बीच, वो फिर से शुरू होंगी। ये अच्छी खबर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बहाल कर दी गई है और टूरिस्ट वीजा प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात हुई है। बिल्कुल। देखिए, सीधी उड़ानें और यात्राओं का दोबारा शुरू होना ये सिर्फ आने जाने की सुविधा नहीं है। ये इतने सालों के तनाव के बाद लोगों के बीच जो संपर्क टूट गया था, उसे फिर से जोड़ने का एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक कदम भी है। हाँ, सही कहा। व्यापार, पर्यटन, सबको फायदा होगा इससे। जी। अच्छा, अब जरा बहुपक्षीय मंचों की बात करें। मल्टीलैटरल फोरम। वहां भारत को क्या हासिल हुआ? एक तो ये कि चीन ने भारत की जो अगली ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता है, उसके लिए समर्थन दिया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स अब काफी बड़ा समूह हो गया है। हाँ, और इसके अलावा जैसे एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करना या वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार की बात, इन मुद्दों पर भी चीन का साथ मिला। जी। और ये भी खबर है कि मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी अलग से बात की, करीब 45 मिनट। हाँ, वो मुलाकात भी हुई। ये सब भारत की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है, वैश्विक स्थिति, उसे कैसे प्रभावित करता है? देखिए, चीन का भारत की ब्रिक्स भूमिका का समर्थन करना, ये एक तरह से जो गैर पश्चिमी मंच हैं, उन्हें मजबूती देता है। पश्चिमी देशों के दबदबे वाले जो मंच हैं, उनके सामने ये दिखाता है कि चीन भी ब्रिक्स के अंदर भारत के बढ़ते रोल को मान रहा है। और पुतिन के साथ जो बैठक हुई, वो ये दिखाती है कि भारत चीन के साथ भले ही रिश्ते सुधार रहा हो, लेकिन वो अपनी पुरानी और जो विविध साझेदारियां हैं, उन्हें भी बनाए रख रहा है, वो छोड़ नहीं रहा उन्हें। हाँ, संतुलन बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और ये सब जुड़ता है उस बड़ी सोच से, बहुध्रुवीय दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड, और खासतौर पर बहुध्रुवीय एशिया, मल्टीपोलर एशिया, जिसका जिक्र दोनों नेताओं ने किया। हाँ, मतलब एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा एशिया जहां किसी एक ताकत का दबदबा ना हो, बल्कि कई शक्तियों का प्रभाव हो। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की बात कि हमें क्या मिला, लेकिन जाहिर है चीन के भी अपने हित सध रहे होंगे इस मुलाकात से। यकीनन। उनके नजरिए से देखें तो क्या अहमियत थी इसकी? सबसे पहले तो शायद वही अमेरिकी दबाव वाला एंगल। हाँ, वो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है। चीन के लिए ये एक बड़ा रणनीतिक फायदा है। जब दोनों देश अमेरिकी टैरिफ झेल रहे हैं, तो उनका एक साथ आना, भले ही कुछ ही मुद्दों पर सही, ये बीजिंग को, दुनिया को और खासकर अमेरिका को ये दिखाने का मौका देता है कि भाई, एशिया में तुम्हारी फूट डालो राज करो वाली नीति शायद उतनी कामयाब ना हो। चीन के नजरिए से भारत को पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में जाने से रोकना या कम से कम उसे न्यूट्रल रखना, ये भी एक जीत है। और इसका असर क्वाड पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल। ये अमेरिका के नेतृत्व वाला जो क्वाड गठबंधन है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं। हाँ, जिसे चीन अपने खिलाफ मानता है। हाँ, तो ये मुलाकात क्वाड की धार को भी मतलब थोड़ा कुंद करती है, ऐसा चीन सोच सकता है। और आर्थिक पहलू? भारत इतना बड़ा बाजार है। हाँ, वो तो है ही। और भारत के साथ चीन का जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट भारत के लिए, सरप्लस चीन के लिए, वो करीब 99.2 बिलियन का बताया जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी रकम है। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या इस पर भी कुछ बात हुई? और 7 साल बाद मोदी जी की मेजबानी करके शी जिनपिंग ने क्या संदेश दिया? बिल्कुल। ये 99.2 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है, और चीन के लिए ये भारत के बाजार पर उसकी पकड़ दिखाता है। इस यात्रा में इस घाटे को कम करने के तरीकों पर बात हुई है। ये चीन के लिए भी एक मौका है कि वो भारत की इस चिंता को थोड़ा एड्रेस करें, जिससे रिश्ते बेहतर हों। जहां तक मेजबानी का सवाल है, तो 7 साल बाद मोदी की चीन यात्रा की मेजबानी करके शी जिनपिंग ने एक तरह से ये दिखाया कि देखो, चीन अब भी इस क्षेत्र की एक अहम ताकत है जिससे बात करना जरूरी है। और साथ ही ये एससीओ को, जो पश्चिमी दबदबे वाले G7 जैसे समूह हैं, उनके एक विकल्प के तौर पर भी पेश करता है। और सीमा पर स्थिरता का क्या? वो तो चीन के लिए भी फायदेमंद है ना? निश्चित रूप से। वो भी तो LAC पर भारी सैन्य तैनाती से बचेगा, अपने संसाधन कहीं और लगा पाएगा। बिल्कुल। सीमा पर शांति चीन के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी भारत के लिए। LAC पर लगातार तनाव बनाए रखना महंगा भी है और जोखिम भरा भी। स्थिरता से चीन भी अपनी पश्चिमी सीमा पर कम ध्यान देकर शायद पूर्वी एशिया या प्रशांत क्षेत्र जैसी दूसरी जगहों पर ज्यादा फोकस कर सकता है। तो इन सब बातों को अगर जोड़कर देखें तो ये यात्रा आखिर इस खास वक्त पर इतनी अहम क्यों हो गई? क्या ये माने कि अमेरिकी टैरिफ ने एक तरह से कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक का काम किया? हाँ, काफी हद तक।
और दोनों देशों को बहुध्रुवीय एशिया की बात करने पर मजबूर किया, भले ही उनके बीच वो राजनीतिक तनाव और आर्थिक मुद्दे अपनी जगह हैं ही। हाँ, समय बहुत महत्वपूर्ण था। अमेरिकी टैरिफ ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां दोनों देशों को लगा कि भाई आपस में बात करना जरूरी है, और ये बहुध्रुवीयता की बात, ये सीधी सीधी अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती है। सही है। ये यात्रा दिखाती है कि दोनों देश अब शायद ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा व्यावहारिक तरीका अपना रहे हैं। मतलब पूरी तरह दोस्ती न सही, पर दुश्मनी को कंट्रोल में रखते हुए जहां सहयोग हो सकता है वहां किया जाए। एक तरह का प्रतिस्पर्धी सहयोग, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन। हाँ, कुछ वैसे ही कह सकते हैं। चलिए अब उन खास फैसलों पर आते हैं जो इस यात्रा में लिए गए। सुनने में आया कि राष्ट्रपति शी ने रिश्ते सुधारने के लिए एक 4 सूत्रीय योजना पेश की। जी, 4 पॉइंट्स थे। पहला, रणनीतिक संवाद बढ़ाना और आपसी विश्वास गहरा करना। दूसरा, आदान प्रदान और सहयोग का दायरा बढ़ाना। तीसरा, आपसी फायदे और विन विन नतीजे हासिल करना। और चौथा, एक दूसरे की चिंताओं का ध्यान रखना और बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करना। और ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन चारों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जी, क्या ये सिर्फ डिप्लोमैटिक भाषा है या इसमें कुछ ठोस है? देखिए, ये 4 बिंदु एक तरह से रिश्ते सुधारने का एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से ज्यादा अहमियत उन कदमों की होगी जो जमीन पर उठाए जाएंगे। बिल्कुल। जैसे सीमा मुद्दे पर सिर्फ सेनाएं पीछे हटाने, डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़कर एक निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने की जो बात कही गई है, हाँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शायद अब सिर्फ मैनेज करने से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की इच्छा है, लेकिन होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। और भी कुछ फैसले हुए हैं, जैसे वो भारी भरकम व्यापार घाटा, उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने के लिए एक मैकेनिज्म, एक तंत्र बनाने की बात हुई है। हाँ, ये भारत की बहुत पुरानी मांग है। लेकिन क्या ये सच में काम कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। 99.2 बिलियन का घाटा कम करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चीन को वाकई अपना बाजार भारतीय चीजों के लिए खोलना होगा। देखना है वो कितनी गंभीरता दिखाते हैं। और आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाने की बात, खासकर वो लाइन कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य हैं, इसे एससीओ के तियानजिन घोषणा पत्र में शामिल करवाना, ये भारत के लिए अहम माना जा रहा है। हाँ, ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि ये सीमा पार आतंकवाद पर जो भारत की चिंताएं हैं, उन्हें एक ऐसे बड़े मंच पर मान्यता दिलाता जिसमें चीन भी शामिल है। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और एससीओ को मजबूत करने की बात भी हुई, जिसमें हालिया पहलगाम आतंकी हमले की निंदा शामिल है, और भारत ने जो 3 पिलर दिए थे, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, उनका समर्थन भी शामिल है। जी, ये सब दिखाता है कि भारत अब एससीओ में अपनी भूमिका और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। वो सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि एजेंडा तय करने में भी सक्रिय है। अच्छा, अब जरा भारत के लिए इसके जो गहरे मायने हैं उन पर सोचते हैं। एक तरफ तो ये रणनीतिक स्वायत्ता वाली बात है कि हम किसी एक गुट में नहीं बंधेंगे, सबसे रिश्ते रखेंगे। ये नीति मजबूत होते दिख रही है। हाँ, बैलेंसिंग एक्ट। दूसरी तरफ आर्थिक फायदे हैं, जैसे वो निर्यात प्रतिबंध हटे, लेकिन जोखिम भी तो है। चीन पर निर्भरता और बढ़ सकती है, वो व्यापार घाटा अपनी जगह है ही। बिल्कुल, ये बहुत ही महीन संतुलन साधने वाला काम है भारत के लिए। हाँ, एक तरफ चीन से जरूरी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, सीमा पर तनाव कम हो रहा है, वो भी अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन पर इतनी ज्यादा आर्थिक निर्भरता और वो 99.2 बिलियन का घाटा, ये भारत के मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस घाटे को कम करने के लिए लगातार और ठोस कोशिशें करनी होंगी। और इसका असर हमारे दूसरे रिश्तों पर, क्वाड के साथी देश, पश्चिमी देश, वो इसे कैसे देख रहे होंगे? उनकी भी चिंता पैदा हो सकती है। जाहिर है वो इसे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। भारत को उन्हें समझाना होगा कि ये चीन के साथ कोई गठजोड़ नहीं है, बल्कि अपने हितों को साधने और तनाव कम करने की एक व्यावहारिक कोशिश है। लेकिन हाँ, सवाल जरूर उठेंगे। सवाल ये कि क्या ये चीन के साथ रिश्तों में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत है, या सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हुए उठाया गया एक सामयिक टैक्टिकल कदम, ये देखना होगा। और आखिर में देश के अंदर की राजनीति, हाँ, उसे भी नहीं भूल सकते। हाँ, वो भी अहम है। गलवान के बाद चीन को लेकर लोगों में काफी सख्त भावनाएं हैं। बिल्कुल। ऐसे में सरकार के लिए इस यात्रा के नतीजों को देश के सामने रखना, ये एक चुनौती होगी। उन्हें बहुत सावधानी से बताना होगा। हाँ, घरेलू मोर्चे पर स्थिति थोड़ी नाजुक है। सरकार को यह बताना होगा कि सीमा पर स्थिरता कैसे सुनिश्चित हुई, जो कि एक बड़ी बात है, और आर्थिक मोर्चे पर क्या ठोस लाभ मिले हैं। सीमा पर शांति का जो ढांचा है, वो भविष्य में किसी टकराव के जोखिम को कम करता है।
ये घरेलू स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देगा। और साथ ही चीन के साथ मिलकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का नेतृत्व करने की जो कोशिश है वो भारत को इन देशों के हिमायती के रूप में स्थापित करती है जी। और गैर पश्चिमी मंचों पर उसका प्रभाव बढ़ाती है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि ये एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक कदम है जहां प्रतिस्पर्धा भी है और सहयोग भी साथ साथ चलेगा। लेकिन असली चुनौतियां हाँ, वो बनी हुई हैं। जी। व्यापार घाटा, सीमा का स्थायी समाधान और वो जो बुनियादी रणनीतिक कंपटीशन है वो कहीं नहीं गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये चीन यात्रा भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण और शायद एक व्यवहारिक बदलाव का संकेत दे रही है। हाँ, व्यावहारिक शब्द यहाँ सही है। ये बदलाव बाहरी चुनौतियों जैसे वो अमेरिकी टैरिफ और कुछ आपसी हितों से प्रेरित है। भले ही दोनों देशों के बीच वो जो बुनियादी रणनीति खींचतान है वो जारी है। अर्थव्यवस्था पर, सीमा प्रबंधन पर और अपनी विदेश नीति की स्वतंत्रता बनाए रखने यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर अहम सहमतियां बनी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे किसी गठबंधन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह की रीबैलेंसिंग है, संतुलन साधने की कोशिश। और ये कितना टिकाऊ होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो जो मुश्किल मुद्दे हैं, खासकर सीमा विवाद और व्यापार घाटा, उन्हें कैसी संभाला जाता है आगे। ये मुलाकात ये भी दिखाती है कि आज की जो मल्टीपोलर दुनिया है उसमें बड़ी शक्तियां शायद टकराव से बचते हुए बातचीत जारी रखकर और जहां मुमकिन हो वहां सहयोग करके अपने मतभेदों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। जानकारी ये है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वो अपने रिश्तों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखेंगे। हाँ, ये कहा गया। लेकिन आज की दुनिया में जहां सारी वैश्विक ताकतें इतनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या दो बड़ी शक्तियां अपने द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी प्रभावों से, खासकर अमेरिका जैसे देश के प्रभाव से पूरी तरह अलग रख पाएंगी? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिए।